नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं भारत के उन 13 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जो देश की अर्थव्यवस्था के समुद्री दरवाजे हैं। ये काम कैसे करते हैं और देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, आइए पता करते हैं। अब देखिए, भारत के समुद्री व्यापार की रीढ़ है कुल 13 बड़े बंदरगाह। वैसे तो बंदरगाह सैकड़ों हैं, लेकिन ये जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं ना, देश का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड यही संभालते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं पर रहने वाला है। पर बात सिर्फ इन 13 पर ही खत्म नहीं हो जाती है। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन पर लगभग 200 और भी छोटे और मीडियम साइज के पोर्ट्स हैं, जो मिलकर देश के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। तो इस इतने बड़े नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये बंदरगाह होते कितने तरह के हैं। मोटे तौर पर देखें तो बंदरगाह दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पोर्ट्स, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह जिन्हें कुदरत ने बनाया है, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट्स, यानी कृत्रिम बंदरगाह, जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी तट से। यहाँ अरब सागर के किनारे 6 बड़े बंदरगाह हैं जो देश के लिए ट्रेड के बहुत ही अहम गेटवे हैं। पश्चिमी तट की शुरुआत होती है गुजरात के कांडला पोर्ट से। फिर हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं, जहां 2 बड़े पोर्ट्स हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ें तो गोवा में मोरमुगांव, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर और आखिर में केरला में कोच्चि पोर्ट। ये 6 मिलकर अरब सागर के पूरे ट्रेड को संभालते हैं। अच्छा, तो अब जरा घूमकर चलते हैं पूर्वी तट की तरफ। यहाँ बंगाल की खाड़ी पर भी 6 प्रमुख बंदरगाह हैं जो इस पूरे रीजन के ट्रेड और कॉमर्स को चलाते हैं। पूर्वी तट पर सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट, फिर आता है ओडिशा का पारादीप और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और सबसे दक्षिण में अकेले तमिलनाडु के पास ही 3 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। तो 6 हो गए पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर, मतलब कुल 12। तो फिर ये 13वां मेजर पोर्ट कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जब हम इन सभी 13 बंदरगाहों की लोकेशन देख चुके हैं, तो चलिए अब कुछ मजेदार रिकॉर्ड्स और हाल के कुछ बदलावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। समय के साथ कई प्रमुख बंदरगाहों को नए नाम दिए गए हैं। जैसे कांडला पोर्ट अब दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहलाता है, कोलकाता पोर्ट का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, और तमिलनाडु के एन्नौर और तूतीकोरिन पोर्ट्स को अब कामराजार और वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक और मजेदार बात, भारत का सबसे पुराना जो आज भी काम कर रहा है, वो बंदरगाह कौन सा है? वो है कोलकाता पोर्ट, जिसका नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये लगभग 150 सालों से देश के समुद्री व्यापार को अपनी सेवाएं दे रहा है। अब बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, जिसे गेटवे टू साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक एंट्री पॉइंट ही नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और हां, जब पश्चिमी तट की बात हो तो अरब सागर पर सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। इसका स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम कार्गो वॉल्यूम, मतलब सामान की आवाजाही के हिसाब से देखें, तो सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट कौन सा है? वो है गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, जिसे हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे। ये भारतीय व्यापार का एक असली पावर हाउस है। लेकिन जब बात आती है भारत के ओवरऑल सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट की, तो ये खिताब जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जेएनपीटी को। ये ग्लोबल कंटेनर ट्रेड का एक बहुत ही क्रिटिकल हब है। तो ये थी भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों की एक छोटी सी यात्रा। अब एक सवाल सोचना तो बनता है, जैसे जैसे दुनिया भर में ट्रेड के रास्ते बदल रहे हैं, इन 13 गेटवेज में से कौन सा भारत की आने वाली सदी को पावर देगा? भारत के उन क्रिकेट स्टेडियमों में जिन्हें हम सब क्रिकेट का तीर्थ मानते हैं। देखिए, ये सिर्फ खेल के मैदान नहीं है, ये तो वो जगह हैं, वो पवित्र जमीन है जहां इतिहास बनता है, जहां सपने हकीकत में बदलते हैं और जहां करोड़ों लोगों का जुनून एक साथ धड़कता है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये स्टेडियम वाकई सिर्फ कंक्रीट और घास के मैदान है जहां बस एक खेल होता है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा है? हमारी संस्कृति का हिस्सा, हमारे इतिहास का आईना, हमारी भावनाओं का एक जीता जागता सबूत। आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं देश के उत्तरी हिस्से से, मतलब पहाड़ की गोद से लेकर देश की राजधानी तक। यहाँ क्रिकेट की एक अपनी ही, एक अलग ही धुन सुनाई देती है।
सोचिए जरा, एक तरफ है धर्मशाला का वो खूबसूरत स्टेडियम जो सचमुच पहाड़ों की गोद में बसा है। फिर आता है पंजाब का मोहाली स्टेडियम जो अपनी तेज पिच के लिए जाना जाता है। और दिल्ली का ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम, क्या कहने। साथ ही देहरादून का उभरता हुआ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। तो हाँ, उत्तर भारत में क्रिकेट के एक से बढ़कर एक शानदार केंद्र हैं। चलिए अब उत्तर से हम सीधा चलते हैं पूरब की ओर। एक ऐसा इलाका जिसकी क्रिकेट विरासत ना बहुत बहुत गहरी और पुरानी है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पूरब की बात हो और सबसे पहले जिक्र ना आए कोलकाता की ईडन गार्डन्स का, हो ही नहीं सकता। फिर है रांची का मॉडर्न JSCA स्टेडियम कॉम्प्लेक्स और गुवाहाटी का डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भी। सच कहूं तो पूर्वी भारत में क्रिकेट का जो जुनून है वो वाकई देखने लायक होता है। और जैसा मैंने कहा, पूर्वी भारत के इन स्टेडियमों में सबसे खास, सबसे आइकॉनिक है कोलकाता का ईडन गार्डन्स। इसे यूं ही नहीं भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका इतिहास। ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। अब सवाल ये है कि ये कितना पुराना है। तो सुनिए, इसकी स्थापना हुई थी साल 1864 में। जी हाँ, 1864। जरा सोचकर देखिए, 1.5 सदी से भी ज्यादा का इतिहास। कितनी ही यादें इन दीवारों में समाई हुई हैं। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, ये तो एक जीता जागता म्यूजियम है। अच्छा, अब पूरब से हम रुख करते हैं पश्चिम की ओर, और यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग है। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेडियम्स जिनकी क्षमता जबरदस्त है। ये सही मायनों में भारत के क्रिकेट का पावर हाउस है। देखिए, यहाँ मुंबई में ही 2 आइकॉनिक मैदान हैं, वानखेड़े और ब्रेबोर्न। फिर पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, राजकोट का सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, और हाँ, अहमदाबाद का वो विशालकाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम भारत क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा शक्ति केंद्र है। और जब हम पश्चिम की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसा मैदान है जिसके नाम दुनिया का सबसे बड़ा होने का ताज है। जी हाँ, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये बैठने की क्षमता के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इससे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और ये जो नाम बदलने की बात है ना, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है, जिस पर हम आगे थोड़ी और बात करेंगे। तो हमारा ये सफर अब पहुंचता है देश के दिल में, यानी मध्य भारत की ओर, जहां क्रिकेट की अपनी अलग ही कहानियां और एक अलग ही पहचान है। तो याद है, अभी हमने मोटेरा स्टेडियम के नाम बदलने की बात की थी। ये दरअसल एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, स्टेडियमों का नया नामकरण। मिसाल के तौर पर दिल्ली का मशहूर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड अब अरुण जेटली स्टेडियम है, और लखनऊ का एकाना स्टेडियम अब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पर रुकिए, जब हम सबसे बड़े स्टेडियम की बात करते हैं ना, तो कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये है नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। अब ये फील्ड एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ खेलने का मैदान नहीं, बल्कि आउटफील्ड और बाउंड्री के बाहर के पूरे एरिया को मिला दें तो ये सबसे विशाल है। तो नागपुर के इस विशाल मैदान के अलावा मध्य भारत में और भी जरूरी केंद्र हैं, जैसे इंदौर का होलकर स्टेडियम और कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये सब क्रिकेट के बहुत जरूरी गढ़ रहे हैं, जहां कई कई यादगार मैच खेले गए हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये स्टेडियम सिर्फ ईंट और गाड़ी की इमारतें बिल्कुल नहीं है। ये तो आर्किटेक्चर, इतिहास और करोड़ों लोगों के जुनून का एक अद्भुत, एक बेमिसाल संगम है। खेल मंदिरों की यात्रा पर निकलेंगे। सबसे पहले हॉकी के गढ़ों में जाएंगे, फिर फुटबॉल के किलों का दरवाजा खटखटाएंगे, और आखिर में इनकी विरासत और भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन मैदानों को मंदिर का दर्जा क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां खेल का इतिहास लिखा जाता है। देखिए, हम अपनी इस कहानी को 2 हिस्सों में देखेंगे। एक तरफ है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसका एक सुनहरा अतीत रहा है, और दूसरी तरफ है फुटबॉल, वो खेल जिसके लिए जुनून की कोई हद नहीं होती। चलिए अब सीधे हॉकी के गढ़ों में गोता लगाते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय खेल के उन तीर्थस्थलों की यात्रा है जहां के जादूगरों ने दुनिया को अपना हुनर दिखाया है। दिल्ली के ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से लेकर पंजाब के मोहाली और ओडिशा के राउरकेला तक भारत में हॉकी के एक से बढ़कर एक मैदान हैं। और इन मैदानों को जो चीज खास बनाती है वो सिर्फ इनका एस्ट्रोटर्फ नहीं, बल्कि इनके नाम हैं। ये नाम अक्सर मेजर ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर जैसे दिग्गजों को एक श्रद्धांजलि होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का नेशनल स्टेडियम ले लीजिए। नाम किसके नाम पर है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये वही मैदान है जिसने 1951 के पहले एशियन गेम्स की मेजबानी की थी।
ये नाम ही अपने आप में एक पूरी विरासत है। अच्छा, मोहाली का जो स्टेडियम है उसका नाम आज तो ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक पुराना नाम भी था? सोचिए जरा, क्या हो सकता है? तो इसका पुराना नाम था मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बाद में इसका नाम बदलकर भारत के महान सेंटर फॉरवर्ड में से एक बलबीर सिंह सीनियर को सम्मान दिया गया। इससे पता चलता है कि ये मैदान अपनी विरासत को कैसे जिंदा रखते हैं और अपने हीरोज को अमर बना देते हैं। अच्छा, अब जरा साइज की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? इसका जवाब काफी कुछ बताता है कि हॉकी का पावर सेंटर अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है। और ये खिताब जाता है राउरकेला, उड़ीसा के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को। 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए बना ये स्टेडियम इस बात का सबूत है कि कैसे उड़ीसा भारत में हॉकी का एक नया पावर हाउस बनकर उभरा है। ओके, हॉकी की बात हो गई। अब हॉकी के मैदान से निकलकर चलते हैं फुटबॉल के उन किलों की तरफ जहां ये खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, एक मजहब है। फुटबॉल की पहुंच तो पूरे देश में कमाल की है। उत्तर में श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम, जहां पहाड़ों के साए में फुटबॉल खेला जाता है, वहां से लेकर दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम, जो दशकों तक डूरंड कप का घर रहा, और फिर सीधे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के विशाल इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम तक फुटबॉल की दीवानगी हर कोने में है। लेकिन हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फुटबॉल लोगों के खून में बसता है। तो आइए अब हम भारत के फुटबॉल के इन धड़कते हुए दिलों पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 4। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या है एक ही शहर में मौजूद बड़े फुटबॉल स्टेडियमों की। और वो शहर कौन सा है? जाहिर है, इंडियन फुटबॉल का मक्का, कोलकाता। कोलकाता का तो सीन ही अलग है। विशाल सॉल्ट लेक स्टेडियम से लेकर ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के ऐतिहासिक मैदानों तक कोलकाता सही मायने में फुटबॉल को जीता और सांस लेता है। ये मैदान सिर्फ खेल के नहीं बल्कि दशकों पुरानी राइवलरी और कोलकाता डर्बी के उन यादगार लम्हों के गवाह हैं। लेकिन ये जुनून सिर्फ बंगाल के मैदानों तक ही नहीं है, ये जुनून पहाड़ों की ऊंचाइयों तक भी पहुंचता है। तो चलिए कोलकाता से निकलते हैं और एक और फुटबॉल प्रेमी राज्य की ओर बढ़ते हैं, सिक्किम। और सिक्किम में भी फुटबॉल का कल्चर बहुत मजबूत है। गंगटोक के पालजोर स्टेडियम से लेकर नामची के उस खास स्टेडियम तक जिसका नाम भारत के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक सिक्किमीज स्नाइपर बाइचुंग भूटिया के नाम पर गर्व से रखा गया है। कितनी बड़ी बात है ये। तो हमने इन मैदानों की यात्रा की। अब आखिर में जरा इनकी विरासत और भविष्य पर सोचते हैं। इन दीवारों में सिर्फ भीड़ का शोर नहीं बल्कि इतिहास की आवाजें गूंजती हैं। हमारा सफर हमें हॉकी के सुनहरे दौर से लेकर फुटबॉल के क्षेत्रीय जुनून तक ले गया। हमने आज के हीरो के लिए बने आधुनिक मैदान देखे और अब हम भविष्य के उन अनलिखे पन्नों के बारे में सोचते हैं जो यहीं लिखे जाएंगे। मतलब साफ है, ये मैदान सिर्फ खेल की मेजबानी नहीं करते, ये इतिहास की गूंज और करोड़ों लोगों के सपनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये हमारी सामूहिक यादों के एक तरह से रखवाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, सोचा है कभी कि 1.4 अरब से ज्यादा लोगों के देश को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया जाता है? भाई, इसका एक बहुत बड़ा जवाब वो आसमान में छिपा है, और वो जवाब है हमारे देश का विशाल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन हवाई अड्डों की जो अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, मतलब सबसे बड़े से लेकर सबसे ऊंचे तक। अब जरा साइज का फर्क देखिए। एक तरफ है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 5106 एकड़ में फैला है, और दूसरी तरफ तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट जो लगभग 998 एकड़ का है। मतलब ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये भारत की डाइवर्सिटी का एक जबरदस्त उदाहरण है। अच्छा, ये जो नंबर है 3256 मीटर्स, ये क्या है? ये है समुद्र तल से भारत के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे की ऊंचाई। जी हाँ, लेह में जो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है वो इतनी ऊंचाई पर बना है। सोचिए, जहां हवा इतनी पतली हो और मौसम पर कोई भरोसा ना हो, वहां प्लेन चलाना वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल ही है। और बात जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो ही रही है, तो ये सिर्फ एरिया में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि पैसेंजर्स के मामले में भी देश का सबसे बिजी हब यही है। भाई, ये सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं है बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रांजिट हब भी है। कह सकते हैं कि ये भारत का मेन गेटवे। चलिए अब जरा टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में एविएशन का सफर कितना लंबा और हिस्टोरिकल रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी कमाल की कहानी बताती है। 1928 में जब जुहू एयरपोर्ट खुला, वहां से एक युग की शुरुआत हुई, और अब देखिए 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने को तैयार है। मतलब भारत ने एविएशन में लगभग एक सदी का सफर तय कर लिया है। अब आते हैं उन हवाई अड्डों पर जो असल में भारत के एयर ट्रैवल नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स।
तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट तो हर मामले में एक चैंपियन है। सबसे बड़ा, सबसे बिजी और हाँ, दुनिया के लिए भारत का एक मेन गेटवे भी। दिल्ली के बाद नंबर आता है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये देश की फाइनेंशियल कैपिटल का दिल है और पता है इसकी एक खास बात है, ये दुनिया के सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट्स में से एक है। यही इसे पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब जरा ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ है कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से एक है और पूरे ईस्ट इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी कनेक्शन पॉइंट है। और अब चलते हैं साउथ में। यहाँ है चेन्नई का अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका एक और नाम है मिनाम्बिकम एयरपोर्ट। ये इस पूरे रीजन के लिए एक बड़ा हब है, चाहे वो पैसेंजर्स हो या फिर कार्गो। और फिर आता है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये इंडिया के आईटी और इनोवेशन हब का गेटवे है। इसी वजह से भारत का नाम दुनिया के टेक मैप पर मजबूती से बना हुआ है। हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे लोग शमशाबाद एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये अपनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए काफी मशहूर है और साउथ सेंट्रल इंडिया के लिए एक और जरूरी लिंक है। अच्छा, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट्स तो कहानी का बस एक हिस्सा हैं। असली मजा तो ये देखने में है कि कैसे देश भर में फैले अनगिनत दूसरे हवाई अड्डे पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। देश भर में ऐसे कई हवाई अड्डे हैं और एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई के नाम बड़ी बड़ी हस्तियों पर रखे गए हैं। ये नाम भारत के इतिहास और इसकी कनेक्टिविटी की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। आप देखिए, वाराणसी से पोर्ट ब्लेयर तक और अमृतसर से गुवाहाटी तक पूरा देश जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एयरपोर्ट्स सिर्फ कंक्रीट के रनवे और बिल्डिंग्स नहीं है, नहीं, ये तो आसमान के वो दरवाजे हैं जो एक इतने बड़े देश की कहानी, उसके लोगों और उनके सपनों को आपस में जोड़ते हैं।